अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, ठीक। और लास्ट वीडियो में अभी तक जो हम बात कर चुके हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज जो होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं, ठीक। उसके अलावा हमने ये बात भी की थी कि अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, एक छोटा चार्ज होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर बनेंगी, क्योंकि इस चार्ज की जो फील्ड की ताकत होती है वो बहुत कम होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, लिहाजा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम बनती हैं, दूर दूर बनती हैं फासले पर रहकर। जबकि अगर एक चार्ज बड़ा होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी ताकतवर होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और उसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, करीब करीब बनाएंगे, ठीक। तो ये हमने बातें की थी लास्ट टाइम तक। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि छोटा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम बनेंगी और बड़ा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा बनेंगी, करीब करीब बनेंगी, लेकिन कितनी ज़्यादा बनेंगी या कितनी फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज की बन सकती हैं। जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज आपके पास है और वो ताकतवर है तो उसकी इनफाइनाइट जितनी आप चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लें, ऐसा तो नहीं होगा। हर चार्ज के मैग्नीट्यूड के मुताबिक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बनेंगी, उसी को लिमिट देने के लिए हम आज इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बनेंगी, उसी पे हम आज बात करेंगे, ठीक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिमिट करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उस पर पहले बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, इस पे पहले बात करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए फिर हम इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसको लिमिट कर देंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम शो करते हैं फाई ई से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से भी पहले हमें एक बात जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी, वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर। एरिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बात करेंगे, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी शेप का अगर आप एरिया निकालते हैं, लाइक आपके पास कोई स्क्वायर शेप मौजूद है, इस शेप का अगर आपने एरिया निकालना है तो सिंपल आप इसकी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर इसका एरिया निकल जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अभी तक आपने एरिया जो इसका निकाला वो एक स्केलर क्वांटिटी आपने उसको पढ़ा होगा, ठीक। देखिए छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स हमें एरिया की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से हम एरिया को जस्ट स्केलर या उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही स्टडी करते हैं छोटी क्लासेस में। तो 10वीं 11वीं क्लास तक आप एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी ही समझते आए होंगे, लेकिन अब जब आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता बल्कि एरिया की डायरेक्शन भी होती है। तो एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि एरिया क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जब ए डॉट बी करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में एक नई क्वांटिटी आती है जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं
क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में एक नई क्वांटिटी आती है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे इस स्क्वायर का एरिया निकालने जा रहा हूँ इन दोनों फॉर्मूलाए को इस्तेमाल करते हुए। ठीक, अब आप खुद ही देखेंगे कि किस फॉर्मूले के ज़रिए इसका एरिया करेक्ट आ रहा है। आपको पता है कि इसमें से कोई भी आप दो साइड्स ले लो, उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 का होगा। कोई भी आप दो साइड्स ले लो। ठीक, मैं ये दोनों साइड्स ही ले लेता हूँ। तो इन दो साइड्स के दरमियान एंगल 90 है। तो अब देखें ज़रा, सॉल्व करते हैं। ये पहली साइड, दूसरी साइड और उनके दरमियान का एंगल। तो पहली साइड कितनी है स्टूडेंट्स? ए। दूसरी साइड कितनी है? ए। और कॉस का एंगल कितना आ जाएगा? 90। ठीक, इसी तरह मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहली साइड ए हो जाएगी, दूसरी साइड भी ए हो जाएगी और इनके दरमियान का एंगल हो जाएगा 90। ठीक, अब मुझे बताएं कि cos 90 कितना होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, cos 0 बराबर होता है 1 के, जबकि sin 0 बराबर होता है 0 के। इसी तरह cos 90 बराबर 0 के होता है और sin 90 बराबर 1 के होता है। ठीक, अब मुझे बताएं cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 90 आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा 0। 0 को जब इनसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा 0। ठीक, जबकि यहाँ देखें sin 90 कितना है? 1 के बराबर। तो 1 को आप इनसे मल्टीप्लाई कर लें, a मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर जो एरिया था वो एक्चुअली साइन को इस्तेमाल करते हुए निकला है। और साइन किस में आता है स्टूडेंट्स? क्रॉस प्रोडक्ट में। लिहाजा यहाँ पे एक्चुअली आपने इन दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया, जिसके नतीजे में इस स्क्वायर शेप का आपके पास एरिया निकल के आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो साइड्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो नई क्वांटिटी निकल के आ गई, एरिया। ठीक, इसको ऐसे लिख लें, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय a और साइन 90 और ये पूरा a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लिहाजा अब आपसे अगर कोई पूछे कि एरिया स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है तो एट दिस लेवल इंटर की क्लास में अब आप सिंपल बताएंगे कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। बिल्कुल होगी। आपको पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ इन दो साइड्स का जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक नई क्वांटिटी आ गई एरिया, और एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड। आप देखें, आउटवर्ड भी हो सकती है परपेंडिकुलर या इनवर्ड भी हो सकती है। तो फिलहाल अगर ये आपके पास 2 डायमेंशनल शेप है तो इसमें आप एरिया की डायरेक्शन कोई से भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, जैसे स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे यहाँ देखें, ये आपके पास एक प्लेन था, इस प्लेन का आपने एरिया निकाला तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन हो जाएगी, एरिया की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी ऊपर की तरफ, इस तरह से। ठीक, अगर आप ये वाला साइड ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, और अगर आप ये वाला साइड ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। मतलब अगर आपके पास 2 डायमेंशनल शेप है तो यहाँ एरिया की डायरेक्शन आप दोनों साइड्स पे ले सकते हैं। यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं और यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं। क्लियर है? ये जो शेप होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो 2 डायमेंशनल शेप होते हैं, ये जो 2 डायमेंशनल सरफेसेस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ओपन सरफेसेस। ये ओपन होती हैं। ठीक, तो ओपन सरफेस की एरिया की डायरेक्शन आप किसी भी साइड ले सकते हैं परपेंडिकुलर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो आज से स्टूडेंट्स अब हम एरिया के बारे में कहेंगे कि एरिया is
a vector quantity and its direction is perpendicular to the plane। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये तो स्टूडेंट्स हमने बात की 2 डायमेंशनल शेप्स की या ओपन सरफेसेस की हमने बात की। लेकिन अगर आपके पास 3 डायमेंशनल शेप्स हों जिन्हें हम क्लोज्ड सरफेस कहते हैं, तो 3 डायमेंशनल शेप्स का एरिया की डायरेक्शन क्या होगी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल हो तो फिर वहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप क्या लेंगे। ठीक, ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मौजूद है, 3 डायमेंशनल क्यूब, और इन्हीं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस ऐसी शेप जो चारों तरफ से बंद हो, बाहर से लाइट उसमें ना जा सके, कोई रास्ता ना हो उसमें लाइट जाने का, वो चारों तरफ से पैक हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेसेस। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास इस क्यूब की डिफरेंट साइड्स हैं। जैसे ये वाली साइड आपके पास है। ठीक, अब जब हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या क्लोज्ड सरफेस की हम बात करते हैं वेक्टर एरिया की, तो इस पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की हम वेक्टर एरिया की बात नहीं कर सकते। पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की हम वेक्टर एरिया की बात नहीं कर सकते, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते, बल्कि हम इसकी जो साइड्स हैं, हर साइड का जो वेक्टर एरिया होगा उसकी डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। जैसे इस क्यूब में आपके पास टोटल 6 साइड्स हैं। ठीक, जैसे एक साइड ये है, एक साइड ये वाली होगी ऊपर वाली, ये वाली, एक साइड ये होगी, एक साइड इधर होगी। तो अब आप हर साइड का जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। ये वाली जो साइड है इसका जो वेक्टर एरिया होगा, जाहिर है ये आपके पास प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होगी। तो अब इसके जो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स वो 2 साइड्स हैं, दो परपेंडिकुलर हैं। एक तो इस साइड पे ये भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन का, और इधर अंदर की तरफ भी एक परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए यहाँ ये बात आप नोट कर लें कि जब वेक्टर एरिया की बात करते हैं आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में, तो उसमें सिर्फ आपने आउटवर्ड वाला जो एरिया की डायरेक्शन है उसको आपने कंसीडर करना है, इनवर्ड वाला कंसीडर नहीं करना कि ये वाला जो एरिया की डायरेक्शन है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर के साइड पे चली जाएगी। तो अंदर वाली नहीं लेनी। हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में क्लोज सरफेसेस में हमेशा सरफेस के आउटवर्ड वाली जो एरिया की डायरेक्शन होती है उसको कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर ये वाली सरफेस की आप एरिया की डायरेक्शन की बात करेंगे तो 2 डायरेक्शंस होंगी, एक तो ऐसे आउटवर्ड और ऐसे इनवर्ड। तो इनवर्ड वाला जो अंदर की तरफ होगा शेप के उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आउटवर्ड वाली डायरेक्शन हम लेते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक स्टूडेंट्स, लास्ट वन, ये वाला जो आपके पास सरफेस है, तो इस सरफेस में भी आप बाहर की तरफ वाला वेक्टर एरिया लेंगे, अंदर वाला नहीं लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह फर्ज करें आपके पास एक स्फेयर मौजूद है, स्फेयर। अब स्फेयर जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें इसकी हर साइड पे आप देखोगे एरिया की डायरेक्शन अलग-अलग है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ एरिया की डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर, ये जो आपके पास सरफेस होगी प्लेन होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इस सरफेस पे आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। तो इनवर्ड वाला आपने नहीं लेना, आउटवर्ड वाली एरिया की डायरेक्शन कंसीडर करनी है। इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो सरफेस है वहाँ पे एरिया इस तरफ होगा आउटवर्ड इधर, तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन आपने ये वाली कंसीडर करनी है, क्योंकि जाहिर है पूरे सरफेस पे, पूरे स्फेयर पे आपके पास डायरेक्शन डिफरेंट होंगी एरिया की। अगर आप ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये वाली सरफेस इस साइड की, तो यहाँ पे भी आपके पास ये प्लेन हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी।
इनवर्ड भी होगी लेकिन इनवर्ड वाली आपने नहीं कंसिडर करनी। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा एरिया के बारे में। एक और क्लोज सरफेस की शेप हम ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सिलेंडर आपके पास मौजूद है इस तरह से। ये सारे 3 डायमेंशनल सरफेसेस, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लोज सरफेसेस हैं सारी, ठीक। अब यहाँ देखिए ये जो आपके पास सिलेंडर है इसकी 3 साइड्स होंगी। जैसे यहाँ इस क्यूब की 6 साइड्स थी, इस सिलेंडर की 3 साइड होंगी। एक तो ये वाला सरफेस होगा इसका, एक ये नीचे वाला सरफेस होगा और एक ये राउंड वाला सरफेस जो होगा, ठीक। जैसे फर्स्ट करें सिलेंडर है तो एक ये वाली सरफेस आ गई, एक ये वाली सरफेस आ गई और एक ये इसके राउंड कर्व वाली जो शेप है ये वाली सरफेस जो है। तो इस तरह से 3 सरफेसेस हैं। अब यहाँ अगर आप लेते हैं इस वाली प्लेन की एरिया की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर आप इस वाली सरफेस की वेक्टर एरिया की डायरेक्शन लेते हैं तो ये हो जाएगी। जबकि अगर आप इस कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस की, तो वहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। इस पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी। हर पॉइंट पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन डिफरेंट होगी सर्कुलर फॉर्म में, कर्व्ड सरफेस जो है, ठीक। तो इस तरह से ये भी आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है। स्टूडेंट्स, क्या ये जो कोन मैं बना रहा हूँ, क्या ये कोन आपके पास क्लोज्ड सरफेस कहलाएगी? 3 डायमेंशनल तो है लेकिन क्या ये क्लोज्ड सरफेस है? तो देखें, अगर तो आपके पास ये वाली जो सरफेस है ये बंद है, मतलब यहाँ से ऊपर से लाइट नहीं जा सकती, तो इस पूरे को आप क्लोज्ड सरफेस कहेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर का जो साइड है ये ओपन है, ये खुला हुआ है, लाइट अंदर जा सकती है, तो फिर ये जो आपकी कोन है वो क्लोज्ड सरफेस नहीं कहलाएगी, जस्ट ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो अगर तो फर्ज करें आपकी क्लोज सरफेस है, ये ऊपर से आपका बंद है, तो फिर यहाँ इस वाले जो साइड होगा, ऊपर वाली जो सरफेस होगी, यहाँ पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड हो जाएगी और बाकी जो इसका सर्कुलर फॉर्म है, सर्कुलर कर्व जो है, वहाँ पे हर पॉइंट पे डिफरेंट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी उस प्लेन के। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वेक्टर एरिया जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। चलें तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, ये जो फ्लक्स है इसकी मीनिंग एक सेंस के मुताबिक हम निकालें तो पता चलता है कि किसी भी चीज़ का किसी ख़ास एरिया में से फ़्लो करना, बहना। जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें पानी पाइप में से बहता है, जैसे फ़र्ज़ करें ये आपका पाइप है और पाइप में से पानी ऐसे आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, बह रहा है। तो ये जो पानी है स्टूडेंट्स वो एक एरिया को क्रॉस करता हुआ निकल रहा है, इस एरिया को। ऐसे ही पाइप का जो एरिया होता है जिसमें से पानी बाहर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे फ्लो कर रहा है वाटर। तो ये फ्लक्स मौजूद है, लेकिन ये फ्लक्स किस चीज़ का है? वाटर का। वाटर फ्लक्स इसको हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो किसी ख़ास एरिया में से पास कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी ख़ास एरिया में से गुज़रती हैं तो फिर इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक एरिया को पास कर रही हैं। जैसे यहाँ पे वाटर एरिया को पास कर रहा था, वाटर फ्लक्स, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी ख़ास एरिया को पास करती हैं तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें एक्चुअली बताता है कि उस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है? 4। मतलब अगर आपको कहीं भी बता दिया जाता है कि इस एरिया का फ्लक्स 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस एरिया में से 4 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक। तो ये पॉइंट मेरा नोट कर लें, आगे जाके इसको हम इस्तेमाल करेंगे
कि कहीं किसी भी एरिया में से अगर आपको बता दिया कि फ्लक्स इतना है तो इसका मतलब उस एरिया में से इतनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक, यहाँ का फ्लक्स 4 है तो इसका मतलब 4 लाइंस इस एरिया में से क्रॉस कर रही हैं। यही एरिया स्टूडेंट्स उठा के मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, सेम एरिया, ऑलमोस्ट सेम एरिया उठा के मैंने रख दिया यहाँ पे, तो अब मुझे बताएं यहाँ पे फ्लक्स कितना है। फ्लक्स मतलब इस एरिया में से फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट्स, यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 7। मतलब अगर मैंने आपको बता दिया कि इस एरिया का फ्लक्स जो है वो 7 है, इसका मतलब आपको पता चल गया यहाँ इस एरिया में से 7 फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सिंपल किसको कहते हैं कि जो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एरिया को क्रॉस कर रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एरिया को क्रॉस कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, या इसको लिख लें क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पास कर रही हैं उस एरिया में से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्टूडेंट्स, इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? स्केलर क्वांटिटी क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि कितनी लाइंस पास कर रही हैं उस एरिया में से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद बता रहा है सिर्फ। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिमिट देने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आगे जाके हम बात करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, जो कि आप आगे जाके चैप्टर 14 में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम होता है कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से पास कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास करती तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 14 में बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो फ्लक्स है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसी पे हम बात कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया। सबसे पहले तो एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैं बता देता हूँ। जैसे फर्ज करें चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब अगर आप एक छोटा एरिया लेते हैं, एरिया छोटा होता है, और एक एरिया आप लेते हैं बड़ा, तो मुझे ये बताएं कि फ्लक्स किस में से ज़्यादा गुजर रहा है। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस में ज़्यादा गुजर रही हैं। तो अगर छोटे वाले एरिया से आप देखते हैं तो यहाँ से 1 2 और 3, इसमें से सिर्फ फ्लक्स 3 है। जबकि बड़े फ्लक्स में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फ्लक्स आपके पास कितना हो गया 6। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरेंगी उसमें एरिया में से, मतलब फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक तो आप ये बात सुन लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे, और ये एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है जिस पे अभी हमने बात की थी। ठीक, तो फ्लक्स एक तो डिपेंड करता है एरिया पे, दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दूसरा स्टूडेंट्स जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें एक छोटा चार्ज है,
इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ठीक। और एक बड़ा चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, इस तरह से। अब मैं एरिया तो सेम ले रहा हूं यहाँ पे, फर्ज करें ये एरिया का साइज है, ठीक। यही एरिया मैं ले लेता हूं यहाँ पे, तकरीबन सेम साइज का। तो अब मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं वो किस में से ज़्यादा कर रही हैं। तो जाहिर है आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, लिहाजा यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 है। और यहाँ पे जो है वो 1 2 3, यहाँ पे 3 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, लिहाजा यहाँ पे फ्लक्स 3 होगा। तो देखें फ़र्क किस चीज़ का है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़र्क है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो यहाँ पे फ्लक्स भी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा आपका फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ई के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो इन दो फैक्टर्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है। एक और फैक्टर भी है स्टूडेंट्स, तीसरा, फर्ज करें स्टूडेंट्स आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी इस तरह से। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पैरेलल आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये गुजरती हैं एक एरिया के अंदर से इस तरह से। ऐसे यहाँ अगर आप देखें तो एरिया ऐसे इनके सामने है मौजूद ना, ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल। आपको पता है कि अगर ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो यहाँ एरिया की डायरेक्शन फर्ज कर लें कुछ ऐसे आउटवर्ड। ये एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, ये प्लेन है आपके पास, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होती है, ठीक। और ये फील्ड लाइंस भी जो है वो ऐसे ही स्ट्रेट जा रही हैं, ऐसे ऐसे। ऐसे तो अभी देखें, गौर करें कि जो डायरेक्शन आपकी वेक्टर एरिया की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी है, मतलब दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। जब 0 डिग्री का एंगल है उस वक्त मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। तो इस वक्त फ्लक्स जो है स्टूडेंट्स आपका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, ठीक। जबकि फर्ज करें इसी एरिया को मैं ऐसे बना लेता हूं, ऐसे लिटा के, ठीक। ये जो वाला एरिया था वो इस तरह से ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी और ये एरिया ऐसे खड़ा हुआ था। लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे आ रही हैं, ये एरिया इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो अब देखें जब ये एरिया इस तरह से है तो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वेक्टर एरिया की वो नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड, ठीक। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे ही आ रही हैं, इस तरह से। तो यहाँ इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया के अंदर से क्रॉस करती हुई जा रही थी ऐसे। लेकिन इस वाले केस में ये जो फील्ड लाइंस आ रही हैं एरिया ऐसे, और ये फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर से गुजर रही हैं, एरिया के अंदर नहीं जा रही हैं, एरिया के ऊपर से सिर्फ टच करती हुई गुजर रही हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को कहा था कि किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें, एरिया के अंदर से। ये एरिया आपका मौजूद है ना, इस एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के अंदर से ही क्रॉस कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एरिया के अंदर से क्रॉस नहीं कर रही। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ कोई फ्लक्स होगा? तो जाहिर है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के अंदर से क्रॉस ही नहीं कर रही तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
तो अब मुझे बताइए कि यहाँ जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में इधर, और एरिया इधर नीचे की तरफ ऐसे, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट्स? एंगल इनके दरमियान बन जाएगा 90 का। जब 90 का एंगल बनेगा तो क्या इनके दरमियान कोई फ्लक्स होगा? तो हम कहेंगे कि फ्लक्स जो है वो मिनिमम है, मिनिमम या ज़ीरो इसको लिख लें। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन दोनों की डायरेक्शन जब पैरेलल होती है, सेम होती है, एंगल जब ज़ीरो होता है, तो उस वक्त फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल हो, तो उस वक्त जो फ्लक्स होता है वो मिनिमम होता है, ज़ीरो होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स तीसरी चीज़ जिस पे ये फ्लक्स डिपेंड करता है वो एंगल है। फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एंगल, और एंगल किस किस के दरमियान होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया, इन दोनों के दरमियान का एंगल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे और एरिया की डायरेक्शन ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान का एंगल, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे देखें, फ़र्ज़ करें ये इस तरह से, अभी फ़र्ज़ करें यहाँ से कहीं से फील्ड लाइंस आ रही हैं, ऐसे कर लें इसको, यहाँ से कहीं से फील्ड लाइंस इस तरफ से आ रही हैं। ठीक, तो देखें जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसी डायरेक्शन में एरिया की डायरेक्शन भी है, एरिया भी इसी साइड पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ आ रही हैं। तो अभी तकरीबन जो फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी इस एरिया में से गुजरेंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान एंगल ज़ीरो है उस वक्त मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा है। लेकिन फ़र्ज़ करें इसी एरिया को मैं कर देता हूँ ऐसे, इस तरह से। अब देखें जो एरिया है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ गई, ये नीचे की तरफ गई। ठीक, जबकि फील्ड लाइंस अब भी इसी तरह आ रही हैं, तो क्या ये फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर पाएंगी? कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही है, वो सिर्फ इस एरिया को टच करते हुए आगे निकल रहे हैं। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, जबकि एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ। एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स? 90। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया नीचे की तरफ, तो ये हो गया 90 का एंगल। तो 90 के एंगल पे कोई भी फ्लक्स इस एरिया में से नहीं गुजर रहा है। ठीक, तो इन्हीं तीनों चीज़ों को स्टूडेंट्स हम कंबाइन करके लिख देते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक तो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। और तीसरा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एंगल पर भी डिपेंड करता है। जब इन तीनों को स्टूडेंट्स कंबाइन करते हैं हम, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ई ए और एंगल, अब एंगल किसके साथ लेंगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ एंगल हम लेते हैं कॉस थीटा के साथ। सिंपल एंगल तो नहीं लेते, कॉस या साइन के साथ ही ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम एंगल लेते हैं कॉस के साथ। तो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है ई, ए और कोसाइन का एंगल। कोसाइन का एंगल ही क्यों, साइन का क्यों नहीं, वो मैं अभी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उस जगह पे जहाँ पे आपने फ्लक्स मालूम करना है,
एरिया कितना है, वो फील्ड लाइंस किस एरिया में से क्रॉस कर रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल कितना है। ये तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस जगह का कितना है, मतलब उस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने कॉस थीटा क्यों लिया है, साइन थीटा क्यों नहीं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि साइन 0 के बराबर होता है और साइन 90 1 के बराबर होता है, जबकि कॉस 0 1 के बराबर होता है और कॉस 90 0 के बराबर हो जाता है। ठीक, फ्लक्स आपको याद है स्टूडेंट्स, 0 एंगल पे मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था। ठीक, 0 एंगल पे मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था। तो चलें फिर चेक करते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ 0 एंगल रखते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है या नहीं। हम दोनों तरह से चेक कर लेते हैं, साइन से भी और कोसाइन से भी। ई ए साइन थीटा अगर हम रखते, साइन थीटा, और अगर हम ई ए के साथ कॉस थीटा रखते हैं, तो हम देखें दोनों तरह से चेक कर लेते हैं कि यहाँ कॉस आएगा या साइन आएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब एंगल 0 रखा था तो मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था, तो चलें दोनों में 0 का एंगल पुट करके चेक कर लेते हैं कहाँ से हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है। तो अगर हम साइन में 0 का एंगल रखते हैं, ई ए साइन 0, साइन 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, साइन 0 होता है 0 के बराबर, तो ई ए 0, तो ये पूरा फैक्टर आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। मतलब फ्लक्स कितना हो गया, 0, मतलब एंगल आपने रखा 0 और फ्लक्स मिल रहा है 0, जबकि अभी हमने प्रैक्टिकली देखा कि फ्लक्स जो है वो 0 पे मैक्सिमम मिल रहा था, लेकिन यहाँ तो मिनिमम मिल रहा है फ्लक्स। चलें कॉस पे भी चेक कर लेते हैं, ई ए और कॉस 0, ई ए कॉस 0 कितना है स्टूडेंट्स, 1, तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा ई ए, जितना फ्लक्स वहाँ पे बन सकता है वो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। तो देखें जब कॉस के साथ हम 0 का एंगल रखते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है, लेकिन साइन के साथ अगर 0 रखते हैं तो फ्लक्स मैक्सिमम नहीं मिल रहा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अच्छा इसी फ्लक्स को अगर हम इस तरह लिखना चाहें, फ्लक्स आपके पास है ई ए कॉस थीटा। ठीक, आपको याद होगा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ए डॉट बी तो वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको भी एक वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। किस तरह से, हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे ई डॉट ए, इसको जब ओपन करेंगे तो ई डॉट ए बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इसका यूनिट और निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हमें पता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। याद होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो बराबर था फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का हो जाता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और एरिया का जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट्स ये तो आपने निकाला 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का फ्लक्स या ओपन सरफेसेस का जो फ्लक्स है वो आपने अभी तक निकाला है। लेकिन अगर आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हों, क्लोज्ड सरफेसेस हों, तो फिर उनका फ्लक्स किस तरह से निकालते हैं, चलें उस पर भी बात कर लेते हैं। क्लोज सरफेसेस का फ्लक्स निकालने से पहले स्टूडेंट्स सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको दोबारा से बता दूं, वो जहन में रखिएगा कि अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के अंदर से क्रॉस कर रही हैं तो ही फ्लक्स वहाँ पे बनेगा उस सरफेस में से।
अगर सिर्फ उसके ऊपर से गुजर रही हैं, एरिया के अंदर से क्रॉस नहीं कर रही, तो फिर उसका फ्लक्स नहीं बनेगा, फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो चलें अब हम कैलकुलेट करते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का फ्लक्स। फर्ज करें स्टूडेंट्स कि आपके पास एक क्लोज सरफेस मौजूद है, एक क्यूब मौजूद है जिसकी 6 साइड्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जो कि यूनिफॉर्म है इस तरह से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ से भी क्रॉस होगी, इस क्यूब में से भी क्रॉस होगी, लेकिन डायग्राम को सही रखने के लिए मैं यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आपके पास मौजूद हैं। तो अब आपने कैलकुलेट करना है, आपने मालूम करना है कि हर सरफेस में से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। मतलब इसकी 6 साइड्स हैं, एक साइड ये वाली हो जाएगी, एक साइड ये फ्रंट वाली हो गई, एक इस तरफ वाली। तो हर साइड में से कितना फ्लक्स मौजूद है, कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, वही आपने मालूम करना है। ठीक, तो हम मालूम करते हैं सबसे पहले पहली साइड का। इसको हम डेल्टा फाई से शो करा देंगे। डेल्टा मतलब होता है छोटा अमाउंट में आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो फिलहाल एक एक साइड का हम मालूम कर रहे हैं, तो इसको डेल्टा से शो करा देते हैं। तो पहले साइड का स्टूडेंट्स देखें, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, और इसको लिखते हैं, बल्कि ये हो जाएगा ई डॉट डेल्टा ए। ये छोटा सा एरिया, एक साइड का जो एरिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा ई डेल्टा ए और कॉस का एंगल। तो देखें ज़रा पहली वाली साइड, इसको अगर हम कंसीडर करते हैं, ये वाली साइड, दिस वन। ठीक, तो इस साइड में अगर आपको याद हो, चूँकि एरिया ये है, तो इसकी एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड इस तरफ ऐसे। तो एरिया की डायरेक्शन तो ये है, ये एरिया की डायरेक्शन है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ये ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ठीक, मतलब ये हुआ कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल कैसा होगा, 180 का हो जाएगा। ठीक, अपोजिट हैं एक दूसरे के, एंटी पैरेलल। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी जगह पे, एरिया भी अपनी जगह पे, जबकि एंगल कितना हो जाएगा 180, और कॉस 180 कितना होता है स्टूडेंट्स, -1 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, ये पूरा -1 हो जाएगा, माइनस पीछे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का ई डेल्टा ए। तो ये स्टूडेंट्स फ्लक्स हो जाएगा पहली सरफेस में से, ये पहला फ्लक्स आ गया आपके पास पहली सरफेस में से। ठीक, दूसरी सरफेस में से देखें, दूसरी सरफेस ये वाली जो सरफेस है, इसको आप फर्ज कर लें, दिस वन, फ्रंट वाली जो है। ठीक, अब इस वाली सरफेस का, इस वाली साइड का जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, इस तरफ, इधर। तो ये आ गई इसके एरिया की डायरेक्शन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी स्टूडेंट ऐसे ही है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। तो दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, एंगल 0 हो जाएगा। तो दूसरी सरफेस में से अगर आप मालूम करें, दूसरा छोटा सा फ्लक्स मालूम कर लें दूसरे साइड का, तो वो हो जाएगा ई डॉट डेल्टा ए। ये कितना हो जाएगा, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, एंगल इस बार कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0, पैरेलल हैं, एंगल 0 हो जाएगा। तो cos 0 1 के बराबर होता है, 1 हम शो नहीं करते, लिहाजा टोटल फ्लक्स कितना हो गया, इस सरफेस में से जो फ्लक्स है वो कितना हो गया, ई डेल्टा ए। ठीक, इन दो सरफेसेस के अलावा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिस एरिया में से फील्ड लाइंस गुजरेंगी बस वहीं पे फ्लक्स बनेगा। तो देखें इन 6 साइड्स में से, इस क्यूब की 6 साइड्स हैं, इसके 6 साइड्स में से सिर्फ ये 2 साइड्स हैं, एक तो ये फ्रंट वाली और एक ये फ्रंट वाली, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इसके अलावा जो चारों जो
सरफेसेस हैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ये वाली देखें, ऊपर वाली, दिस वन, तो क्या इस साइड में से फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी? ज़रा गौर करें, फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, इस तरह से, जबकि ये वाला जो आपके पास सरफेस है यहाँ पे एरिया की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी ऐसे, अपवर्ड, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी एरिया की डायरेक्शन। तो देखें ज़रा, क्या इस सरफेस में से, जो ऊपर वाली सरफेस है, क्या इसमें से फ्लक्स क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसमें से फ्लक्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और एंगल के हिसाब से भी आप देखें तो ये ऊपर की तरफ है एरिया की डायरेक्शन, जबकि फील्ड लाइन ऐसे हैं, एंगल 90 बन रहा है, तो cos 90 वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा। तो थर्ड सरफेस में से अगर आप निकालना चाहें, थर्ड सरफेस का फ्लक्स E डॉट ए, डेल्टा ए, कितना हो जाएगा? E डेल्टा ए cos थीटा, E डेल्टा ए, एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान एंगल 90 हो जाएगा। cos 90 स्टूडेंट ज़ीरो होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स विल बी ज़ीरो, ज़ीरो फ्लक्स हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी की सरफेस में से भी निकाल सकते हैं, लाइक दिस वन सरफेस जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड वाली, ये वाली, ये वाली, तो देखें इसमें से भी जो है वो एरिया की डायरेक्शन आपकी हो जाएगी डाउनवर्ड, इस तरफ, आउटवर्ड होगी परपेंडिकुलर, तो ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है? 90। तो फोर्थ फ्लक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? E डेल्टा ए, E डेल्टा ए cos थीटा, डेल्टा ए, यहाँ भी cos 90 हो जाएगा, एंगल 90 है, और फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी की दो सरफेसेस में से भी आप निकालेंगे। यहाँ ये वाली सरफेस जो है, ये फ्रंट वाली जो है, फ्रंट वाली, यहाँ से ऐसे आउटवर्ड हो जाएगी डायरेक्शन एरिया की, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, यहाँ भी एंगल 90 होगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा। मतलब पाँचवें छठे से भी आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। पाँचवें से भी और छठी सरफेस से भी कितना हो जाएगा? फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, आप देख भी सकते हैं कि जो सरफेसेस, जिस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, बस वहीं पे फ्लक्स बनेगा। ठीक, तो वो कौन सी सरफेसेस हैं? वो एक ये वाली सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है। तो इन दो सरफेसेस से फ्लक्स बनेगा, बाकी तमाम से ज़ीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाता है कि देखें एक सरफेस, एक साइड जो थी क्यूब की, उसमें से इतना फ्लक्स गुजरा, दूसरी में से इतना, और तीसरी, चौथी, पांचवी में से इतना। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स गुजरा, तो आप कैसे बताएंगे? एक सरफेस से आपने निकाल लिया, दूसरी सरफेस से निकाल लिया, हर सरफेस का अलहदा तो निकाल लिया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि पूरे क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स गुजरा या कितना फ्लक्स मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ आपको फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताती है, तो सिंपल इसको क्या करेंगे आप, जो आप यहाँ पे निकाला हर साइड का फ्लक्स, उन तमाम फ्लक्सेस को आप ऐड कर देंगे सिंपल अर्थमेटिक की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अब अगर आपसे कहा जाता है ये टोटल फ्लक्स बताइए इस क्लोज सरफेस में से, टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स बताइए, टोटल फ्लक्स बताइए, तो अब आप कैसे निकालेंगे कि टोटल फ्लक्स जो है वो बराबर है पहला छोटा फ्लक्स, दूसरा छोटा फ्लक्स, मतलब हर साइड्स का जो आपने निकाला ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सबको आप ऐड कर दें। पहला फ्लक्स कितना निकला स्टूडेंट्स? माइनस ई डेल्टा ए। दूसरा कितना निकला? प्लस ई डेल्टा ए। और बाकी तमाम कितने थे स्टूडेंट्स? ज़ीरो। तो बाकी तमाम ज़ीरो हो जाएंगे।
चारों साइड्स। ठीक, तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है, प्लस और माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा और टोटल फ्लक्स स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास जो क्लोज सरफेस होती है उसमें से कोई फ्लक्स जो है वो नहीं होता, टोटल फ्लक्स जो है उसका वो ज़ीरो होता है। कैसे, यहाँ पे देखें फ्लक्स हम कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो देखें जितनी यहाँ से फील्ड लाइंस इंटर हुई उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। तो इस वाले फ्लक्स को हमने नेगेटिव कहा, इस वाले फ्लक्स को हमने पॉजिटिव कहा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें कि आपके पास एक सिलेंडर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस कर रही हैं। ठीक, इस तरह से इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो अब आप बताइए कि ये जो सिलेंडर है इसके एक्चुअली टोटल 3 सरफेसेस हैं, 3 साइड्स हैं इसकी। एक तो ये वाली साइड है इसकी, ठीक, और इस वाली साइड का जो एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड। ये एरिया वेक्टर होगा इस वाली सरफेस का। इसी तरह इसकी दूसरी साइड ये है, दिस वन, ठीक, और इस वाली साइड का जो वेक्टर एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, और तीसरी साइड स्टूडेंट्स इसकी ये कर्व्ड वाली है, ये वाली। तो इस वाली जो सरफेस होगी इसका जो एरिया होगा, एरिया की डायरेक्शन वो तो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी इस सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक, चारों तरफ ऐसे परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं, गुजर रही हैं, वो सिर्फ इन 2 साइड्स में से गुजर रही हैं, इस वाले साइड से इंटर हो रही हैं और इस वाले साइड से बाहर आ रही हैं। तो ये 2 सरफेसेस हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, मतलब फ्लक्स भी सिर्फ इन 2 सरफेसेस में होगा। जो कर्व्ड वाला सरफेस होगा उसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, फर्ज करें सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इंटर हुई इस वाले सरफेस में से, ये वैसे क्लोज होगा, यहाँ आपको ओपन नज़र आ रहा है, एक्चुअली क्लोज होगा ये, ठीक, बंद होगा ये। तो फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस करेंगी और अंदर से गुजरती हुई यहाँ से इस वाली सरफेस से बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ से फ्लक्स होगा क्योंकि इस एरिया में से इस वाले एरिया में से फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, तो यहाँ पे फ्लक्स होगा, इसमें से इंटर होंगी तो इस वाले एरिया में फ्लक्स होगा। जबकि ये जो तीसरी साइड है आपकी, दिस वन, ये जो कर्व सरफेस है ये वाली, ये यहाँ पे हर पॉइंट पे जो फ्लक्स एरिया की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस पॉइंट पे इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगी। जबकि क्या इस वाली सरफेस में से, ये जो कर्व सरफेस है, क्या इसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी? गौर करें, फील्ड लाइन बस यहाँ से गई और यहाँ से बाहर आ गई। ये जो कर्व सरफेस है इसमें से बाहर की तरफ नहीं आएंगी फील्ड लाइंस, तो इस वाले एरिया में से फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी, इस वाली सरफेस में फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स सिर्फ एक और ये 2, इन 2 सरफेसेस में होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो देखें इस वाली को आप पहली सरफेस कहते हैं, इसको दूसरी, बाकी इसको तीसरी सरफेस कहते हैं, कर्व्ड वाली को। तो पहले हम निकालते हैं पहली सरफेस का, जो कि हो जाएगा E डॉट ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, E A कॉस का एंगल। E A कॉस का एंगल देखें स्टूडेंट्स, ये वाली पहली साइड है, कॉस का एंगल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरफ, जबकि एरिया इस तरफ है यहाँ पे, तो एंगल कितना हो गया 180, और 180 माइनस के बराबर होता है, -1 के, तो ये हो जाएगा माइनस का E डेल्टा A। तो ये हो गया पहली सरफेस में से फ्लक्स। दूसरी सरफेस का निकाल लें, दिस वन, तो E डेल्टा A, E डेल्टा A
कॉस थीटा ई डेल्टा ए। कॉस का एंगल यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में आ रही है बाहर की तरफ ऐसे, और एरिया भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल 0। कॉस 0 1 के बराबर होता है, आपके पास बचेगा ई डेल्टा ए। ये फ्लक्स हो गया दूसरी साइड में से। और तीसरी साइड में जब आप फ्लक्स निकालते हैं ई ए कॉस थीटा ई ए कॉस का एंगल। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तीसरी सरफेस ये वाली कर्व्ड वाली, तो यहाँ पे फील्ड लाइन तो इसके अंदर से ऐसे गुजर रही हैं, जबकि हर पॉइंट पे जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो ऐसे परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90। तो कॉस 90 जो कि कितना हो जाएगा? 0। तो टोटल फ्लक्स अब आपने निकालना है, नेट फ्लक्स फाई ई किसके बराबर होगा? तीनों फ्लक्सेस को आप सिंपल ऐड कर लें। फाई ई पहला कितना है? माइनस का ई डेल्टा ए, दूसरा कितना हो जाएगा? ई डेल्टा ए, और तीसरा फ्लक्स कितना है? 0। ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल फ्लक्स स्टूडेंट्स आपके पास कितना हो जाएगा? 0। तो जहन में रखें कि क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स जो है वो 0 ही होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये बात आप जहन में रखें कि जब भी हमें क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना हो तो हम उस क्लोज सरफेस को छोटे छोटे एरियाज़ में पहले डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1, 2 और ये 3 एरिया में इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह इससे पहले वाला क्यूब हमने किया था, उसकी 6 साइड्स थी, तो उसको 6 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया था। तो एक एक साइड का, एक एक एरिया का आप फ्लक्स निकाल के फिर तमाम फ्लक्स को आप ऐड कर देते हो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक, जितने पॉसिबल एरियाज़ में आप उसको डिवाइड कर सकते हो उतने एरियाज़ में आप उसको डिवाइड करके अलग-अलग पहले फ्लक्स निकालते हो, फिर उसको टोटल कर देते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है तो अब हम फाइनली अपने उस पॉइंट की तरफ आ सकते हैं जिसके लिए हमने ये सारी मेहनत की है। हमारा मकसद क्या था कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी किसी भी चार्ज की, उसको लिमिट देनी थी। अगर एक छोटा चार्ज होगा तो वो कितनी फील्ड लाइंस बनाएगा, बड़ा चार्ज होगा तो वो कितनी फील्ड लाइंस बनाएगा। तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस को लिमिट देने के लिए हमने ये सब कुछ पढ़ा है। तो चलें अब उसी हमारे टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस चार्ज की जो फील्ड लाइंस बनेंगी उसको लिमिट करने जा रहे हैं। ठीक, हमें पता है ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की कुछ फील्ड लाइंस बनती हैं ऐसे। फर्ज करें कि ये जो आपका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये एक होलो स्फीयर के अंदर रखा हुआ है। ये एक होलो स्फीयर है लाइक फुटबॉल टाइप, और उस फुटबॉल के अंदर बिल्कुल सेंटर में ये रखा हुआ है और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकल रही हैं और उस फुटबॉल की जो सरफेस है उसको क्रॉस करती हुई बाहर की तरफ ही फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्रॉस कर रही हैं एरिया को, सरफेस एरिया को। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा और उसी को इस्तेमाल करते हुए अब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिमिट देंगे कि मैक्सिमम कितनी फील्ड लाइंस ये चार्ज बना सकता है। अब हमने करना क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहले उसको समझ लें फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। देखें ये पूरा जो है वो एक स्फीयर है और ये फील्ड लाइंस जो हैं वो इस स्फीयर के एरिया में से गुजर रही हैं, सरफेस एरिया। ठीक, मतलब फ्लक्स बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इस पूरे स्फीयर में कितना फ्लक्स बन रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है बस।
ये पूरा जो सरफेस एरिया है इस स्फेयर का, उसमें से कितना फ्लक्स बन रहा है वो फ्लक्स हमने टोटल कैलकुलेट करना है इस स्फेयर में से। फ्लक्स हमने अगर कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि क्रॉस कर रही हैं। तो फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितनी फील्ड लाइंस यहाँ से इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। तो हमने मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर ली। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने से फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो चार्ज है वो कितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे बना रहा है। तो स्टूडेंट सिंपल हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस स्फेयर में से। तो चलिए शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, E और A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया। तो स्टूडेंट्स आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि जब आपको क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना हो तो आप उस क्लोज सरफेस को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हो। यहाँ अगर आप गौर करें, मैं आपसे पूछूं कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, बताइए। एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ अगर आप इस पॉइंट पे बात करते हैं स्फेयर की, अगर आप इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो यहाँ फ्लक्स ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, एरिया जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे एरिया लेते हैं तो इस पॉइंट की जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब मुझे ही बताएं कि मैं एरिया की डायरेक्शन पूरी ओवरऑल तो नहीं ले सकता पूरे स्फेयर की। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्लोज सरफेस को, स्फेयर को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दूंगा। जैसे लास्ट में हमने किया था सिलेंडर और क्यूब के साथ, वहाँ ऑलरेडी वो डिवाइड थे छोटे छोटे एरिया में, तो आसानी हो गई थी। लेकिन यहाँ हमें छोटे छोटे एरिया में खुद डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे कि इस स्फेयर की सरफेस जो है उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देंगे कि जो इसका एरिया की डायरेक्शन है वो सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर आए हर पॉइंट पे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब छोटे छोटे एरियाज में इसको डिवाइड कर देंगे तो हर पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल सिंपल आप क्या करेंगे कि एक एरिया में से पहले यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस वाले एरिया का फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस वाले फ्लक्स का। तो आप छोटे छोटे एरियाज का फ्लक्स कैलकुलेट करते रहें और लास्ट में इन सब जो फ्लक्स आएंगे छोटे छोटे, इन तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर दें तो टोटल फ्लक्स आपके पास मिल जाएगा इस पूरे स्फेयर का, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वाले को हम पहला एरिया अपना फर्ज कर लेते हैं। ये पहला एरिया है A1, ये पहले एरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ से पहले चेक करते हैं कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है इस एरिया में से, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि भाई पहला छोटा फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा मतलब छोटा सा, तो वो बराबर हो जाएगा E डॉट और वो पहला छोटा सा एरिया जो कि बराबर हो जाएगा E पहला एरिया और कॉस का एंगल, E पहला एरिया और कॉस का एंगल। एंगल कितना आएगा स्टूडेंट्स, एंगल आता है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान। तो ज़रा गौर करें, एरिया की डायरेक्शन ये रही और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी वो भी ऐसे ही गुजरेगी। जाहिर है यहाँ से जब चार्ज से बाहर की तरफ आएगी इस एरिया में से तो वो ऐसे ही जाएगी, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 0 का एंगल हो जाएगा। तो cos 0 1 के बराबर हो जाएगा, लिहाजा आपके पास इस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक। ये आ गया। चलें दूसरे एरिया में से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। इसको आप दूसरा एरिया कह दें। वैसे तो एरिया ये वाला होगा, इसके बाद फिर ये छोटा सा एरिया होगा, फिर ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया। मैं एक ये वाला एरिया ले रहा हूँ, एक ये वाला ले रहा हूँ ताकि थोड़ा फासला आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक। तो ये आ गया दूसरा एरिया। अब इस दूसरे एरिया में से फ्लक्स कैलकुलेट करें। E डॉट एरिया, सेकंड वाला एरिया, और ये हो जाएगा E A
कॉस थीटा, अगेन ई ए कॉस का एंगल स्टूडेंट्स, एरिया की डायरेक्शन ये रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से गुजरेगी वो भी ऐसे ही गुजरेगी इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखें यहाँ भी क्या होगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल 0 होगा। ये स्टूडेंट हर पॉइंट पे ऐसे ही होगा। आप कोई भी एरिया ले लें, आप ये वाला एरिया ले लें तो एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही आएगी, ऐसे। आप ये वाला एरिया ले लें, एरिया की डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी ऐसे ही आ जाएगी। तो हर पॉइंट पे क्या होगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पैरेलल होगी और एंगल कितना होगा, 0 ही होगा हर जगह पे, हर पॉइंट पे। तो कितना हो जाएगा, ई डेल्टा ए 2 और ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास दूसरा फ्लक्स, दूसरे छोटे से एरिया का फ्लक्स। एक आखिरी एरिया और ले लेते हैं, फर्ज करें ये वाला एरिया की डायरेक्शन ये A3 कह लें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से निकलेगी उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, ठीक। तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल अगेन। तो तीसरा वाला ले लेते हैं, तीसरा छोटा सा फ्लक्स ई ए कॉस 0 ही होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ई डेल्टा ए, ये आ गया तीसरा फ्लक्स। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप तमाम फ्लक्स तो नहीं निकालने बैठेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग मेथड हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन तमाम एरियाज़ का जो फ्लक्स है इसको जस्ट n टाइम्स आप सम अप कर दें तो टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। आप क्या कहें कि इसी तरह अगर आप बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ का फ्लक्स निकालते हैं तो nth एरिया का जो फ्लक्स हो जाएगा, nth एरिया का, बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ हैं, तो nth एरिया का जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E और nth एरिया, ये हो जाएगा आपके पास उस एरिया में से फ्लक्स। ये तो 1 2 3 4 n तक चलता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सब में बराबर है, एरिया बस चेंज हो रहा है 1 2 3 अप टू n तक का। तो ये तमाम आपने क्या करा कि तमाम फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर लिए छोटे छोटे एरिया में से। अब क्या करेंगे, इन तमाम छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स फाई ई, तो फाई ई टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहला छोटा सा फ्लक्स, दूसरा छोटा सा फ्लक्स, तीसरा छोटा सा फ्लक्स, अप टू n तक के जो छोटे छोटे फ्लक्स हैं उन सबको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। पहला फ्लक्स कितना निकला स्टूडेंट्स, ई एरिया, दूसरा कितना निकला, ई और दूसरा एरिया, इसी तरह तीसरा निकला और अप टू n तक का क्या निकला, ई और nth एरिया छोटा सा। यहाँ से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे सेम ही होगी, उन सबको आप बाहर निकाल लें, कॉमन निकाल लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। बाकी बचा आपके पास पहला छोटा सा एरिया, दूसरा छोटा सा एरिया, तीसरा छोटा सा एरिया, चौथा छोटा सा एरिया, अप टू n तक जो छोटे छोटे एरियाज हैं, सही। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सारे जो छोटे छोटे फ्लक्स हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अप टू n तक का, तो ये एक्चुअली तमाम एरियाज को आपने ऐड कर दिया तो ये एरिया टोटल हो गया किसका, इस पूरे स्फेयर का। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो एक्चुअली एरिया है, छोटे छोटे जो एरियाज हैं, ये मिला के पूरा आपके पास एरिया आ गया उस स्फेयर का, ठीक। ये जो साइन है ये समीशन की साइन कहलाती है, इसका मतलब टोटल एरिया आ गया, टोटल एरिया। और टोटल एरिया किसका, इस स्फेयर का। तो अब हम स्टूडेंट सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे और टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, चार्ज से इस स्फेयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मतलब इस चार्ज से
चार्ज से आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, जाहिर है चारों तरफ बराबर ही होगी फील्ड की शिद्दत, तो कितनी होगी ये आपको पता होना चाहिए। हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जो कि कितना था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किसी भी पॉइंट पर चार्ज से R फासले के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे तो ये आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, एरिया किसका, स्फेयर का। तो क्या आपको पता है स्फेयर का एरिया कितना होता है, मैं बता देता हूँ कि स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। जो सरफेस होती है स्फेयर की, उस सरफेस का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो अब आप सिंपल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्लक्स किसके बराबर है आपका, दोबारा मैं लिख देता हूँ, E और टोटल एरिया। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दें, E कितना लिखेंगे आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², ठीक। और एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 4πr² और 4πr² कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा आपके पास, फ्लक्स आपके पास बचा, ऊपर सिर्फ Q बचा और अपॉन में बचा एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स आपके पास आ गया स्टूडेंट्स इस स्फेयर में से। फ्लक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको क्या होता है, फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस एरिया में से क्रॉस कर रही हैं। अगर आपने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब क्या कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस फॉर्मूले से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने जो फील्ड लाइंस थी उनको लिमिट दे दी कि एक चार्ज जो होगा उसकी फील्ड लाइंस कितनी बन सकती हैं मैक्सिमम। तो वो आपने कहा कि आप सिंपल ये बताओ कि वो चार्ज कितना है, चार्ज की क्वांटिटी आ गई। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो अगर चार्ज बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फील्ड लाइंस ज़्यादा बनेंगी, फ्लक्स ज़्यादा होगा तो। और अगर चार्ज की क्वांटिटी छोटी है तो फ्लक्स कम बनेगा, मतलब फील्ड लाइंस कम बनेंगी। अब कितनी बनेंगी वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाकायदा, कि आप चार्ज की क्वांटिटी रखेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखेंगे चार्ज का, और ये एप्सिलॉन नॉट एयर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो खैर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है, एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज की क्वांटिटी पे। अगर आपका चार्ज पता है आपको क्वांटिटी, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि वो कितनी फील्ड लाइंस बनाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक्चुअली मीडियम है। अभी जो आप फिलहाल चार्ज की फील्ड लाइंस जो कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो एयर में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एयर में फील्ड लाइंस जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं, जबकि अगर आप किसी और मीडियम में चार्ज को रख देंगे, पानी, ग्लास या और किसी मीडियम में, तो फिर ये उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी और फिर वहाँ पे फील्ड लाइंस और कम हो जाएंगी, क्योंकि फ्लक्स एप्सिलॉन के इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। तो एप्सिलॉन ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। जो दूसरा मीडियम होता है ग्लास या वाटर वगैरह, उसका जो एप्सिलॉन होता है वो ज़्यादा होता है, तो फ्लक्स उसका कम हो जाएगा, मतलब फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। तो एयर में सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस बनेंगी उस चार्ज की, जबकि एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा तो फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और चार्ज जिस मीडियम में रखा है उस पर डिपेंड करती हैं बस। नॉर्मली हम फ्री स्पेस की ही बात करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने किसी भी चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं उसको लिमिट दे दी कि एक चार्ज मैक्सिमम इतनी फील्ड लाइंस बना सकता है। क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे गॉस लॉ की, तो एक्चुअली यही गॉस लॉ भी कहलाता है। गॉस लॉ यही है
इसको हम थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलेंगे और यहीं से गॉस लॉ निकल के आ जाएगा। तो इस पे फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।